हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हमने केमिस्ट्री में ना विलियन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके पिछले 2 लेक्चर हमने कर लिए हैं। उस उन लेक्चर में हमने बिलेटर टॉपिक डिस्कस किया था और इसके बाद अभी हम डिस्कस किए थे हेनरी को लॉ। आज के जो टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वाष्प दाब क्या होता है और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं जो वाष्प दाब वाला टॉपिक है इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चैप्टर में इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस चैप्टर का जो बेसिस है ना वाष्प दाब बनता है। बात समझ में आ रही है? तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग आराम से नोट पेन लेकर के बैठो और हम वन बाय वन करके इस टॉपिक को अच्छे से समझते चले जाएंगे। ठीक है? तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अभी अपने डिस्कशन को। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्प दाब की। क्या होता है वाष्प दाब? वाष्प दाब इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो आप लोग इतना समझते हो कि इसका टर्म अगर देखा जाए ना, जो ये नाम लिखा है वाष्प दाब, इसका अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो ऐसा लगता है कि वाष्प और दाब का मतलब क्या है, एक पैचअप हुआ है इन दोनों का। मतलब कि वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब होता है क्या, कि कहीं ना कहीं ये जो वेपर होता है ना, यही एक क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। इसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन ये टर्म जो है ये साधारण लेमन वर्डों में हम बोल सकते हैं इसको, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम कैसे समझ सकते हैं और उसको हम देखते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ जो केमिस्ट्री क्या बोलती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं अगर देखो यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना आप। ऐसे मान लो हमारे पास एक जार है और इस जार में अपना क्या भर दिया हमने, वाटर भरा हुआ है। क्या है यहाँ पे? वाटर है पूरा, मतलब ये वाटर से फिल्ड है। ठीक है? अगर ये वाटर से भरा हुआ है तो अगर मैं इसको गर्म करूं यहाँ से, आप इतना ध्यान रखना कि अगर मैं इसको हम यहाँ से गर्म करेंगे बर्नर के द्वारा, तो गर्म करने के बाद क्या होगा, ये जो वाष्प होगा यहाँ वेपर बन के क्या हो जाएगा, उड़ेगा। ये क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा। आपने देखा भी होगा कि जब हम किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो वो क्या बनाता है, वाष्प बनाता है। क्या बनाता है? वो वाष्प बनाता है। तो ये चीज जो आप देख रहे हो, तो यही जो वाष्प है ना, ये जो वाष्प है ना, ये क्या करेगा, इसी वाष्प के द्वारा इसके पानी पर क्या लगता है, एक दाब लगता है। क्या लगता है? दाब लगता है। ये दाब लगाएगा। लेकिन चलो इस दाब को थोड़ा सा माप करके देखते हैं कि कितना वो दाब लगाता है, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। ठीक है? तो इसके लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। और ये जो अपना डिवाइस है मैं इसको यहीं पे फिट करता हूँ, बैरोमीटर को यहाँ पे हमने लगा दिया और यहाँ पे एक सुई जो ये बताएगी। ठीक है? और यहाँ पे क्या है, ये अपना वाटर ऐसे ये फिल हुआ है। ठीक? अब आप जब इसको गर्म करोगे, अब आप जब इसको गर्म करोगे, ठीक है, तो गर्म करने के बाद क्या क्या बनेगा, वेपर बनेगा। और वेपर कहाँ जाएगा, ये ऊपर यहाँ पे आएगा। ठीक है? और यहाँ पे वेपर आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बैरोमीटर के द्वारा इस नाप सकते हैं। तो चलो हम थोड़ा ना एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं। तो लेट से ऐसे सोचो, मैं इधर एक प्लॉट कर रहा हूँ ग्राफ इधर, और एक चीज में प्लॉट कर रहा हूँ इधर। ऐसे आप सोचना कि मैं यहाँ पे टेम्परेचर रख रहा हूँ और यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, वेपर प्रेशर, कितना वाष्प बना, मतलब वाष्प बना रहा हूँ। तो मान के चलो कि जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर स्टार्ट किया 30 डिग्री सेल्सियस से। मैंने 30 डिग्री टेम्परेचर अगर लिया तो ये क्या होगा, ये कुछ ना कुछ वाष्प बनाएगा और वो वाष्प क्या क्या करेगा, जा करके पानी के ऊपर दबाव लगाएगा। तो ये पानी के ऊपर जब जा करके दबाव लगाएगा तो मान के चलो कि मान लो 100 mm के आसपास ये लगा रहा है। फिर मैंने क्या किया, इसके टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया। कितना डिग्री सेल्सियस किया, 40 डिग्री। तो ये वाष्प फिर से बढ़ेगा और ये बढ़ करके मान लो कितना आ गया, 300 mmHg के आसपास आ गया। फिर मैंने इस टेम्परेचर को, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक? मैंने इस टेम्परेचर को कितना कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस किया। तो ये कितना हो गया, 400 डिग्री सेल्सियस, 400 mmHg हो गया।
और मैंने इसको क्या कर दिया, मान लो मैंने इसको किया 70 डिग्री सेल्सियस, तो ये बढ़ करके कितना हो गया, 500 mmHg हो गया। और मैं इसको कितने पे कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका आएगा वेपर प्रेशर 760 mmHg मान लो आ गया। ठीक है, ये आप ऐसे देखो तो इसका जो ऐसे ग्राफ प्लॉट करो तो ऐसे देखो, अब सीधी रेखा में आ रहा है ये बात आप ऐसे देखो, मतलब मैंने ये ग्राफ ऐसे लेमन वर्डों में बताने की कोशिश की कि जैसे जैसे आप तापमान बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, आप वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वाष्प बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया, जैसे जैसे ये कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, लगातार अगर ये चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन, ये सतत है, लगातार मतलब कॉन्टिन्यूअस चेंज, इसमें लगातार चेंज है। और कॉन्टिन्यूअस चेंज में क्या होगा, यहाँ पे लगातार वेपर बढ़ रहा है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वेपर प्रेशर क्या बढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन आप एक चीज और देखो, ये आप नोटिस कर रहे हैं इस बात को जो मैंने पहले बताया। अभी एक पॉइंट और नोटिस करो आप, कि अगर यहाँ पेपर बनेगा, आप ऐसे सोचो, घर का एग्जांपल लो कि आपके घर पे चाय पकता है, तो चाय पकने के ऊपर हमने क्या रख देते हैं, वहां पे एक कोई चीज ऐसा होता है जिससे हम ढकते हैं उस चीज को। हमने मान लो उस चीज को अगर ढक दिया है, तो ढकने के बाद क्या होगा, भाप बनेगा, और भाप जा करके उस ऊपर वाले ढक्कन से टकरा करके क्या बन जाएगा, फिर से वो पानी बन जाएगा, बनेगा ना पानी। तो ये भाप जा रहा है, टकरा के पानी बन रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज सोचना, कि जहां पे वाष्पन हो रहा है वहां पे संघनन भी तो हो रहा है, जहां पे वाष्पन हो रहा है वहां पे संघनन हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, संघनन भी हो रहा है। मतलब ये दोनों प्रक्रियाएं कहाँ पे हो रही है, साथ में हो रही है। ये किस में हो रही है, साथ में हो रही है। लेकिन आप इतना देखो, मैंने जो ये बोला था, जब आप लगातार कॉन्टिन्यूअस इस टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, लगातार और कॉन्टिन्यूअस टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तब वहां पे क्या होगा, वाष्पन ज्यादा है और संघनन क्या हो गया है, कम हो गया है। मतलब क्या, वेपराइजेशन ज्यादा हो गया है और कंडेंसेशन क्या हो गया है, कम हो गया। किस केस में, जब आप लगातार टेम्परेचर को कॉन्टिन्यूअस बदलते जा रहे हो तब ऐसा हो रहा है। ये बात समझ में है। अगर मैं क्या करूं, इस एक टेम्परेचर को फिक्स कर लो, मैंने क्या किया, एक टेम्परेचर को फिक्स कर लिया। तो अगर फिक्स करिए, अब लेट से मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस हमने फिक्स कर लिया, ये टेम्परेचर हमारा फिक्स है। तो आप देखोगे कि इस टेम्परेचर पे जब हम टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे, तो वाष्पन होगा और जो संघनन होगा वो क्या हो जाएंगे, एक साम्य अवस्था में आ जाएंगे। मतलब दोनों लगभग लगभग एक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, एक साम्य अवस्था में आ जाएंगे। और इस साम्य अवस्था में क्या होगा, इस साम्य अवस्था में ध्यान रखना इस बात को, कि इसी साम्य अवस्था में जो दाब लगेगा, मतलब इस साम्य अवस्था में ये वाष्प जो दाब लगाएगा, क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। याद रखना कि इसी साम्य अवस्था में जो दाब लगाता है, कौन, वाष्प, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकला हमारा, निष्कर्ष ये है भाई, कि साम्य अवस्था में, किसके साम्य अवस्था में, वाष्पन और संघनन के साम्य अवस्था में, ये कब आएगा, जब निश्चित तापमान रहेगा। मैंने इसीलिए मैं आपको ये ग्राफ दिखाया, कि लगातार जब ग्राफ में तापमान बढ़ रहा है तो लगातार वाष्प दाब क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो निश्चितता नहीं आ रही यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वाष्प, यहाँ पे जो वाष्प होगा वो उसकी मात्रा बढ़ेगी, वाष्पन की मात्रा बढ़ेगी, और संघनन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन फिर क्या होगा, मैंने आप लोग को एक चीज दिखाई, कि अगर मान लो टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जब तापमान फिक्स कर दोगे तो क्या होगा, तापमान फिक्स हो जाएगा, तो वाष्पन और संघनन की रेट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर आप सोचो कि तापमान अगर घटाओगे ना, तो फिर कूलिंग ज्यादा हो जाएगी, मतलब संघनन ज्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसे सोचो कि तापमान बढ़ेगा तो वाष्पन बढ़ेगा, ठीक, तापमान कांस्टेंट हो जाएगा तो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अगर तापमान और कम कर दिया तो संघनन बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इन बिटवीन द रेंज ऑफ, जो टेम्परेचर होता है फिक्स टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के रेंज में अगर आप लेकर के आओगे फिक्स टेम्परेचर के, तो दोनों क्या इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, साम्य में आ जाएंगे। और इसी साम्य अवस्था में क्या होगा, कि वो जो वाष्प है ना, उस द्रव पर जब दाब लगाएगा ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस चीज को, वाष्प दाब बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पे स्लाइड लेकर के आ रहा हूँ, आप वहां से इस चीज को नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे दोनों मीडियम के लिए लिखा गया है, ये चीज है, वही चीजें जो मैंने आपको समझाई वो आप एक बार नोट कर लो इस चीज को। क्या लिखा है यहाँ पे, कि ये है द्रव, कि यहाँ पे लिखा है वाष्प दाब क्या है, कि द्रव और उसकी वाष्प के मध्य में क्या होना चाहिए, साम्य अवस्था होना चाहिए। तो उस साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा लगाया गया
क्या होगा, दाब ही क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात को नोट कर लो, ठीक है। तो आई गिव यू 2 मिनट्स, प्लीज नोट बना लो आप, ठीक है। हाँ, तो नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो इसके आगे जो फैक्टर्स हैं ना इसको अफेक्ट करने वाले, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फैक्टर की, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, वेपर प्रेशर, कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जिसके कारण ये वाष्प दाब प्रभावित हो सकता है, ठीक है। हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, प्रभावित करने वाले कारक। तो किसको प्रभावित करने वाले कारक, वेपर प्रेशर को, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। बात समझ में आ रही है। तो आप ध्यान से समझना, मैं आपको ये जो वाष्प दाब के इसको प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक देखे गए हैं, ठीक है। कौन कौन है, तो पहला कारक जो होता है वो तापमान है। आपने भी देखा तापमान, पहला कारक क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। क्या है पहला कारक, टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा कारक क्या है, दूसरा कारक है विलायक की प्रकृति। क्या है, विलायक की प्रकृति, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और ये तीसरा जो है इसको बोलते हैं कि अवाष्पशील विलायक, विलय विलय, विलायक नहीं विलय, इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल टाइल सोल्यूट, ठीक है। ये बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। पहला तापमान, तापमान हो गया, दूसरा विलायक की प्रकृति होगी, और तीसरा क्या हो गया, आवासशील विलय हो गए, ठीक है। अब ये 3 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, ये फैक्टर्स कैसे इसको प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आप इन फैक्टर्स को देख, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, आप लिख लो इस चीज को। लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं और एक एक वन बाय वन करके देखते हैं इस पे, ठीक है। तो पहला फैक्टर है क्या, तापमान। क्या है पहला, तापमान, यानी टेम्परेचर। ये कैसे अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, तो आपने अभी देखा पिछले वाले, मतलब मैंने जो ग्राफ दिखाया था आप लोगों को, क्या था ग्राफ, कि जितना तापमान आप बढ़ा रहे थे, टेम्परेचर जितना आप बढ़ा रहे थे, तो आप क्या, आपको क्या लगता है कि कोई एक, आप विलायक लें,
उसको पानी ले या विलायक ले, कोई भी कुछ भी ले, उसको हम क्या करेंगे, उसमें जब हम क्या लगाएंगे, उसको जब हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे गर्म होकर के क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा, भाप बनाएगा ना। तो वो भाप बनाएगा, कितना भाप बनाएगा, जितना मात्रा में हम गर्म करेंगे उतना मात्रा में वो भाप बनाएगा। अगर उसको अधिक गर्म कर रहे हैं तो अधिक भाप बनाएगा, अगर कम गर्म करेंगे तो कम भाप बनाएगा। तो आप ऐसे सोचो कि टेम्परेचर के साथ साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वाष्प दाब होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि वाष्प दाब जो है तापमान के क्या होता है, समानुपाती। मतलब निष्कर्ष क्या है, वाष्प दाब के समानुपाती। क्या बोल सकते हैं कि तापमान वाष्प दाब के समानुपाती क्या होता है। इसको आप ग्राफ भी बना सकते हो। ग्राफ कैसे बना सकते हो, तो एक साइड आप क्या ले सकते हो, वेपर प्रेशर ले लो, और एक साइड आप क्या ले लो, टेम्परेचर ले लो। तो आपको ये दिखेगा कि जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जा रहे हो, इसको भी इधर इंक्रीज करते जा रहे हो। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट पे जो ग्राफ मिलाओगे ना, तो आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा कि टेम्परेचर ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? एक सेकंड, ऐसा ग्राफ नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में आएगा। ठीक, जो ग्राफ बनेगा कैसे, आप ये किसी एक पॉइंट में मिलेगा, ये किसी एक पॉइंट में मिलेगा, और ये दोनों एक कोऑर्डिनेट पे मिलेंगे। तो इन तीनों का आप अगर ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ मिल जाएगा। और ये ग्राफ किसका है, टी प्रोपोर्शनल क्या है, बी प्रेशर का एक ग्राफ है। ये बात समझ में आ रही है? तो आप इतना जानो, बस इतना ही बोल देना कि तापमान समानुपाती क्या होता है, वेपर प्रेशर के। बात समझ में? जैसे तापमान बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसका मान बढ़ने लगता है। बात समझ में? तो ये पहला फैक्टर रहा, इस पहले फैक्टर को आप नोट करो। अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं इसको, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लिख दो कि वेपर प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। वो दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक की प्रकृति। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब ऐसे देखो, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक लिक्विड इधर है और क्या है, एक लिक्विड इधर है। दोनों ए और बी एटम है यहाँ पे, ए और बी एटम इसमें भी है। ठीक है, बस ध्यान से देखना, मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें क्या है, इनके बीच में ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और इनके बीच में ये स्ट्रॉन्ग है। मतलब क्या, ये जो डैश दिखा रहा हूँ मैं, तुम सोचो कि अगर कोई चीज ऐसे एक लिक्विड होती है, लिक्विड, तो आपको पता है, आपने पढ़ा है कि जो भी पदार्थ होते हैं वो पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। और क्या होता है, उन कणों के बीच में क्या लगता है, अंतराकर्षण बल लगता है, क्या अंतराणु बल लगता है। ये बात समझ में आ रही है? जो इंग्लिश वाले उनको ये पता होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। ये बात समझ में आ रही है? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है तो किसी के बीच में क्या होगा, प्रबल हो जाएगा, किसी के बीच में क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है अभी? तो अगर इतना बात समझ में आया आपको, तो आप ये समझो कि ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, ये मान लो वीक है, ये कैसा है, वीक। ठीक है, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग नेचर का है। किस किस नेचर का है, स्ट्रॉन्ग नेचर का है। ये बात समझ में आई? अगर स्ट्रॉन्ग नेचर का है, तो आप एक बात समझो इधर, कि जब मैं इसको गर्म करूंगा, इसको भी गर्म करूंगा, तो आप ये बताओ इसमें से वेपर कौन ज्यादा बनाएगा, मतलब जल्दी कौन टूटेगा। तो आप ऐसे समझो, मैं तुमको आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखना, मेरे हाथ में फोकस करना। देखो, ये हमारी कितनी उंगलियां हैं, 10 उंगलियां हैं। 10 उंगलियों में से मैंने क्या किया, इन दोनों उंगलियों के बीच में एक ऐसे फंसाया। ठीक है, क्या फंसाया मैंने, इन दोनों उंगलियों को ऐसे पकड़ के मतलब लॉक कर दिया। ठीक है,
मैंने लॉक किया, यहाँ पे फोर्स देखना इसके पास कितना फोर्स है, और इन दोनों को मैंने लॉक किया, इसके पास कितना फोर्स है। तो आप ये देखोगे कि ये जो लॉक किया हुआ वन फिंगर है, इसके पास क्या होगा, ये बिग बिग फोर्स होगा। बात समझ में आई? तो इसको छुड़ाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि नहीं, कि अगर थोड़ा सा फोर्स हम लगाएंगे इसमें तो ये आसानी से निकल सकता है। लेकिन जो ये वाला लॉकिंग है, इसमें थोड़ा सा फोर्स तो काम नहीं करेगा, इसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ऐसे सोचो कि जो वीक फोर्स है उसको अगर हम कब कम टेम्परेचर दें, क्या हो जाएगा, कम टेम्परेचर देंगे तो वो क्या बनाएगा, ज्यादा भाप बनाएगा, ज्यादा वेपर बनाएगा। आप ऐसे सोचो, जल्दी जल्दी टूट करके उसके मॉलिक्यूल हवा में उड़ जाएंगे और वेपर जल्दी बनाएगा। लेकिन जो स्ट्रांग वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जिनके बीच में स्ट्रांगली फोर्स बने हुए हैं, स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, वो क्या होंगे कि वो जल्दी से टूटेंगे नहीं। तो मतलब अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज भी कर दोगे तो वहां पे वेपर क्या दिखेंगे, बहुत ही कम दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो टूटेंगे ही नहीं। ये बात समझ में आई? तो आप ऐसे सोचो कि अगर यहाँ पे जो फोर्स है अगर वीक हो जाएगा तो यहाँ पे वेपर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अगर हम ऐसे लिखें कि जो फोर्स है अगर वो कम लगेगा, फोर्स नहीं है, ऐसे सोचो क्या बोल सकते हैं इसको, अ, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर क्या हो जाएगा, वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर क्या हो जाएगा, वीक यानी कम होगा, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आप ऐसे देखो कि अंतराणुक बल क्या हो जाएगा, अगर कमजोर रहेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि टूट करके जल्दी चले जाएंगे। अगर मैं ऐसे बोलूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ऐसे लिख दो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ आई एफ लिख दिया, अगर ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। क्या अगर अंतराणु का आकर्षण बल जो है वो अधिक हो जाएगा तो टूटने में आसानी नहीं होगी, उसको टूटेगा नहीं जल्दी, क्योंकि उसमें टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा अमाउंट में आप टेम्परेचर दोगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में टेम्परेचर दोगे, तो भाप थोड़ा बहुत बनाएगा। लेकिन अगर वो वीक है तो उसपे टेम्परेचर थोड़ा ही देने के बाद क्या बनाने लगेगा, भाप बनाने लगेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो आप लिख सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर विलय की प्रकृति में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंडेंट है ये सारी चीजें। तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है। आप लिख लेना कि अगर अंतराणु का कर्षण बल क्या हो जाएगा, कम होगा, तो वाष्प दाब ज्यादा आएगा। और इसका, क्योंकि ये इसका काम आने वाला, आप इसको नोट करना इंपॉर्टेंट के लिए, क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे क्या, आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस हम पढ़ेंगे ना, आदर्श अनादर्श, सॉरी बिलियन गैसेस ने बिलियन पढ़ेंगे। तो उस बिलियन में इसका बहुत काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, लोग कंफ्यूज कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो आप इस पॉइंट को जरा सा ध्यान से नोट करना, ठीक है, नोट करना है। हो गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे फैक्टर की, वो है क्या, अवाष्पशील विलेय, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ये बात समझ में आई? ये तीसरा फैक्टर अपना है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, इसको हम देखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो, हम वही चीज करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू, कि मैं यहाँ से सेव लूंगा थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। ओके। एक सेकंड। ये देखो, हमने लिया इसको, ठीक है। और इसमें हमने क्या कर दिया, ये अपना, इसमें मैंने लिक्विड भर दिया। क्या भर दिया यहाँ पे, ये अपना वाटर है, क्या है, वाटर, ध्यान रखना। ये वाटर है,
अब क्या करते हैं हम, वाटर के ऊपर हम यहाँ पे देखो क्या निकल, बैरोमीटर लगा रहे हैं, ये बैरोमीटर है, ये बताएगा आपको कितना यहाँ पे वेपर प्रेशर कलेक्ट हुआ है, ठीक है, ये बताएगा कितना वेपर प्रेशर कलेक्ट हुआ है। तो आपको पता है कि आप ध्यान रखना इस बात को कि अगर हम इसको पानी को 100 डिग्री, कितना, पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, ध्यान रखना इस बात को कि पानी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो ये जो बैरोमीटर होता है ना, ये बैरोमीटर, बैरोमीटर जो होता है, ये बताता है जो इसका वेपर प्रेशर आता है वो पानी का कितना आता है, 760 mmHg, कितना आता है, 760 mmHg आता है। कि अगर हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना कि पानी का जो प्रेशर आएगा वो 760 mmHg आएगा। और ये कितना होता है, 1 atm प्रेशर होता है, मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, एक वायुमंडलीय दाब भी बोलते हैं। तो ये अपना ध्यान रखना इस बात को। अब ये देखो कि मैंने ये नाप लिया कि 100 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना हो गया, 760 mmHg हुआ, बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा सा एक विलय ऐड करते हैं, उस विलय को हम क्या बोल रहे हैं, NaCl, क्या बोल रहे हैं, NaCl। और NaCl इसी बीच में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये हमने NaCl ऐड कर दिया यहाँ पे। तो आपको ये बताऊं, जैसे ही NaCl हमने ऐड किया तो क्या होगा, NaCl ऐड करते ही क्या होगा, NaCl जाकर के उस पानी के सतह पर, जो पानी जहां से स्केप करके वाष्प बना रहा है उसके सतह को ऐसे घेर लेगा। और जब पानी की सतह पे एक लेयर बनेगी, तो पानी की सतह पे जो लेयर बनेगी ना, उस लेयर को पार करके ना, वो जो गैस के कण है ना, वो पानी के कण है, वो गैस नहीं बन पाएंगे, वो भाप में नहीं बदल पाएंगे। समझ में आ रहा है बात, कि वो लेयर पे आ जाएंगे तो भाप नहीं बन पाएगा, तो भाप नहीं बनेगा भाई, तो क्या होगा, वो भाप वाष्प दाब पे कोई मतलब अपना रोल प्ले नहीं करेगा, वाष्प दाब लगाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलेगा, मतलब क्या, कि वाष्पशील विलय मिलाने के बाद क्या होगा, विलय मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेपर की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो सरफेस पे फैल जाएगा और इसको बाहर जाने से रोकेगा। अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो इसका मतलब वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि अवाष्पशील द्रव मिलाते ही कि वाष्प दाब की मात्रा क्या हो जाएगी, वाष्प दाब की मात्रा कम हो जाएगी। तो आप इसको लिख लो कि जैसे ही हम आवासशील द्रव लेते हैं, तो आवासशील द्रव लेते ही उस सॉरी आवासशील विलय जैसे हम डालेंगे, क्योंकि आवासशील विलय का मतलब क्या होगा, एक ऐसा विलय पदार्थ जो वाष्प ना बनाए। समझ में आ रहा है, तो ये वाष्प अगर नहीं बनाएगा तो ये पानी के सतह पे जाकर के लेयर बनाएगा, और लेयर अगर बना दिया तो ये स्कैप करके बाहर नहीं जा पाएगा, मतलब कि वो बाहर निकल नहीं पाएगा। कि कौन नहीं निकल पाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल नहीं निकल पाएंगे, तो जिससे क्या होगा, भाप कम बनेंगे, और उससे भाप कम बनने के कारण क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कम बनेगा। बात समझ में आई, तो आप इसको भी नोट कर लो। तो आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया, कौन सा टॉपिक था अपना, वाष्प दाब था। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।